तो प्रीवियस क्लास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल का जो एक क्वेश्चन था प्रीवियसली उसी को डिस्कस कर देते हैं। कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हमेशा जब भी दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी पढ़े। और इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी होते हैं वो क्वार्क्स से बने रहते हैं। तो 6 टाइप्स का क्वार्क्स होता है, एक को अप, दूसरा डाउन, चार्म, स्ट्रेंस, टॉप, बॉटम, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस 2/3 ई प्लस माइनस 1/3 ई होता है। तो उस पर न जाकर के हम लोग सिंपली इतना जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी बॉडी यदि एक दूसरे से चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, 1e 2e 3 फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसी पर बेस्ड हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑब्वियसली चार्ज हम लोग जानते हैं कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज रहता है, दो टाइप का चार्ज होता है, प्लस और माइनस, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है, इसलिए हमारा यहां पर इनकरेक्ट डी ऑप्शन हो जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मतलब ये 1.6 का मल्टीपल 10⁻19 तो है ही, उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकालोगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 3.2, इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है। 5.8 नहीं होगा, 1.6 का मल्टीप्लिकेशन, 1.6 का मल्टीप्लिकेशन 4.5 भी नहीं होगा, 8.6 भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है। अब यही है, इसी पर थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो हम लोग Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और n का वैल्यू होता है Q/E। अब यहाँ पर 1 नैनो कूलम है 10⁻⁻9, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑब्वियसली 10⁻⁻10 नीचे रहेगा तो 10⁻10 ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर 10⁻10 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑब्वियसली ये ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बेस्ड, डी ऑप्शन आ गया। अब कहता है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम। तो यहां पर सिंपली है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है? 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के टाइम ट्रांसफर होने के लिए 1/10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कितना चाहिए? 1 कूलम चाहिए, तो T इज इक्वल टू यहाँ पर 1 कूलम, और ये डिनोमीटर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने कूलम, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 9 है, 10⁻⁻10 हो गया, तो ये सेकेंड में यूनिट आ जाएगा। अब इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर दे, चूंकि क्वेश्चन में ईयर के फॉर्म में है, तो 365 डेज हो गया, और 1 डे 24 इंटू 60 इंटू 60 इतना सेकेंड हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ रहा है वो 198.19 ईयर्स आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहता है यहां पर
कि यू हैव ये तो आप दे ही रखा है इंस्ट्रक्शन, कंसिडर टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू प्लेस्ड एट टू वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। ठीक, अब कहता द फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट डी। द फोर्स ऑन चार्ज एट बी, बी पर ड्यू टू चार्ज एट डी, इसके कारण से ऑब्वियसली ये रिपेल किया। अब इनके बीच डिस्टेंस कितना स्क्वायर है, तो डायगोनल डिस्टेंस हो गया, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लग गया के, इस पर चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये √2a का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आ गया। देखते हैं सी आ गया। चलिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी। बी पर डायरेक्शन किधर हो गया, तो किधर हो गया, अभी जस्ट देखो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन देखोगे तो यहां पर चार्ज क्यू था, यहां भी चार्ज क्यू था, बी पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इधर आ जाएगा, इसका मतलब अलोंग डीबी डायरेक्शन हो गया, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन डीबी के अलोंग हो गया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। ठीक, इसी का नेक्स्ट पार्ट कहता द ए चार्ज माइनस क्यू इज नाउ प्लेस्ड एट ए। अब यहां पर तो था ही बी पर चार्ज, अब कहता है यहां पर माइनस क्यू चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो ध्यान से, ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन आई कैप हो गया, इसका डायरेक्शन क्या गया, माइनस जे कैप, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो आई कैप माइनस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, आई माइनस जे बाई √2। ये ऑप्शन देखो किसमें है, बी ऑप्शन, इसलिए बी हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, फोर्थ में कहता है दिस चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल दिस चार्ज बी। अब यहां पर देख लो, यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, और यहां पर सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान देना मेरी बात को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मान लो r1 ले लें, और ये डिस्टेंस r2 ले लें, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम फोर्स D दे दिया, और ये अट्रैक्ट किया, इसका नाम फोर्स B दे दिया। अब FD के लिए क्या आ गया, K क्यू स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर हो गया, FB के लिए क्या आ गया, K क्यू बाई r2 स्क्वायर हो गया। यदि आप स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करोगे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो r1 इंक्रीज कर जाएगा r2 से, तो जो क्वांटिटी क्या आएगा, FB ग्रेटर देन FD, क्योंकि R2 का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी FB माइनस FD। ठीक, इसका मतलब क्या है, FB माइनस FD। ये कंडीशन कब आएगा, जब बॉडी को या चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इनिशियल पोजीशन से, और उसकी टेंडेंसी रहती है अपने इनिशियल पोजीशन के टुवर्ड्स, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अदरवाइज क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जब आप यही कहता है चार्ज को प्लेस किया सेंटर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल दिस चार्ज बी इन, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, यदि आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो तो उस कंडीशन में FB लार्जर देन FD, इसका मतलब यहां पर फाइनली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए डाइपोल मेड ऑफ चार्जेस, डाइपोल का चार्ज दे रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये डाइपोल ऐसे, डाइपोल का लेंथ 1 सेंटीमीटर है,
ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट बना रहा है एंगल 30 डिग्री। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन। तो चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर -19, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर मीन 0.01। इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट फटाफट। -3.2 इंटू 10 पावर -21। इसका मतलब ऑप्शन सी आना चाहिए। ठीक, कंफर्म, देख लेते हैं, ऑप्शन सी है। ठीक, गुड। नेक्स्ट द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो ऑब्वियसली -q पर फोर्स कैसा लगेगा, -qe, और प्लस पे +qe। तो नेट फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, दोनों का सम 0, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। तो टॉर्क होता है P sin थीटा, टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा। डाइपोल मोमेंट निकाला था, कितना था 3.2 इंटू 10 पावर -21 था। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है यहां पर 30। एंगल कितना बना रहा है 1/2, तो 15। तो ये देख लो कितना आ गया, ये हो गया 1.6 इंटू 30 इंटू 10 पावर -21। कितने आ गए 4.8। ये ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, द कंडीशन ऑन एंगल्स बिटवीन P एंड E फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, अनस्टेबल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, बड़ा इजी है। अब यहां पर देखो कहता है पॉजिटिवली, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा आपको, और लिखना कैसे वो सारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल ए, इस पर चार्ज पॉजिटिव है। ए नॉन कंडक्टिंग बॉल बी इज ब्राउट नियर बॉल ए। बी नॉन कंडक्टिंग मतलब अनचार्ज है। बॉल ए इज सीन टू बी अट्रैक्टेड टू बॉल बी। इसका मतलब ए पर चार्ज पॉजिटिव है और बी को अट्रैक्ट कर रहा, तो बी इधर निगेटिव और न्यूट्रल, दोनों कंडीशन हो सकता है। Give reason why it is not possible to determine whether ball B is negatively charged or neutral for sure from the above experiment alone. Obviously, यहां पर अट्रैक्शन के दो कंडीशन आ गए। एक तो ये अपोजिटली चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल। तो श्योर नहीं हो पा रहे कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल, इसलिए कहते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जब भी इलेक्ट्रिफिकेशन को हमको टेस्ट करना हो तो रिपल्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहां आपको सॉल्यूशन में लिखना है। द अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब रीजंस क्या पहला आएगा, बी इज नेगेटिवली चार्ज एंड हेंस ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, पहला ऑप्शन। दूसरा हम लोगों को लिखना बी इज न्यूट्रल सो ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गया। तो अब ये दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर श्योर दैट बॉल बी इज नेगेटिव और न्यूट्रल फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट अलोन। इतना लिख दिया। इसका मतलब है कि यहां पर अट्रैक्शन के दो पॉसिबल कंडीशंस हमको लिखना है और दोनों में से कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वो नेगेटिवली चार्ज या अपोजिटली चार्ज और न्यूट्रल है। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कहता, सजेस्ट एनी वन एडिशनल एक्सपेरिमेंट विद बॉल इज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल फॉर श्योर।
तो यहां पर ए जो हमारा नॉन न्यूट्रल है वो हम बॉल बी के नियर लाते, मतलब यहां पर बॉल बी के नियर एक अनदर मान लो बॉल को लाते हैं, तो ये यदि न्यूट्रल होगा इसके नियर आने वाला एक अनदर बॉल, तो वो न्यूट्रल होगा तो अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है, और यदि अट्रैक्शन नहीं होता है इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। वही लिखा है कि ए नॉन न्यूट्रल कैन बी ब्रॉट नियर बॉल बी। एक न्यूट्रल बॉल को बी के नियर लाया। इफ द न्यूट्रल बॉल इज अट्रैक्टेड टू बॉल बी, यदि वो न्यूट्रल बॉल को बी अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब श्योर हो गए हम कि ये तो निगेटिवली चार्ज है। क्लियर। दूसरा, यदि अट्रैक्शन नहीं होता है तो बी क्या हो गया, न्यूट्रल हुआ, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब बी अनचार्ज्ड। आगे समझ में। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 Q2, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है अलाइन, और उनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। इस पर चार्ज 2 कूलम है, इस पे चार्ज 4 कूलम है। अब कहता फाइंड ए लोकेशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस where if a positive charge Q3 is placed it experiences a net force 0। तो यहां पे हम लोग Q1 और Q2 इसके बीच में एक थर्ड चार्ज Q3 को प्लेस कर दें। ये 2 कूलम है और ये 4 कूलम। अब यहां पर इसको x एज्यूम कर ले और ये हमारा 2 माइनस एक्स हो जाए। अब Q3 को ये रिपेल करेगा, इसका नाम F1 कर दो, ये इसको रिपेल करेगा, इसका नाम F2 कर दो। अब यहां पर हम F1 निकाल लें, Q1 Q3, तो 2 कूलम इनटू Q3, ये हमारा x हो गया। ठीक। लोकेशन हमको फाइंड करना है, तो लोकेशन फाइंड करने का मतलब F1 को F2 के इक्वल कर देंगे। तो ये F1 हो गया, F2 K कितना आ गया, 4C इंटू Q3 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K और K कैंसिल हो गया, Q3 कैंसिल हो गया, और ये यूनिट भी कैंसिल हो गया। यहां से ये 2 बन गया, तो ये 2x स्क्वायर हो गए, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको √2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहां से स्क्वायर को एलिमिनेट कर दे, ये 2 माइनस एक्स हो गया, ये x कॉमन हो गया, √2 + 1 हो जाएगा, ये 2, देन x बिकम्स 2 बाई √2 + 1, इतना मीटर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, देख लो, यही है, अप्रॉक्सीमेटली 0.83 मीटर आ गया। अब बी पार्ट कहता विल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 प्लेस्ड एट द लोकेशन ऑफ पार्ट ए स्टिल बी 0 इफ इट इज ए नेगेटिवली चार्ज। यदि आप इसको नेगेटिवली चार्ज रखते हो तो क्या न्यूट्रल पॉइंट वही रहेगा? यहां पर ऑलरेडी फिगर बना हुआ, इसको हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये मेरा हो गया, सपोज ये Q1 है तो F1 हो जाएगा, और इसको भी हम लोग F2 लिख देंगे। तो पोजीशन क्या हमारा बदलेगा? जो कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाला, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज रखोगे तो यहां पर क्या होगा, ये भी 0 देगा, तो फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा। समझ में आ गया? यहां क्या था, रिपेल किया इसको, ये क्या था, Q3 Q2 के द्वारा रिपेल हुआ, इसका मतलब ये हो गया F2 का डायरेक्शन इधर और Q1
के कारण से F1 इधर, और जब अट्रैक्शन होगा यह नेगेटिव है तो F1 इधर और F2 इधर। इसका मतलब यहां पर F31 का डायरेक्शन इधर, F32 का डायरेक्शन इधर। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्मॉल बॉल्स इच with a charge q hang from the same point by insulating strings of length L from a fixed support. Consider the setup in a region of zero gravity and in equilibrium. ये कहता दो स्मॉल बॉल्स दोनों पे चार्ज q है। ये हमने स्मॉल बॉल दोनों पे चार्ज q है, कहता सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट से किया। इनफैक्ट एक ही जगह से हम लोगों को यहां पे ऐसे क्यू, यहां क्यू, ठीक। लेंथ एल है। कंसिडर द सेटअप इन ए रीजन ऑफ जीरो ग्रेविटी। जब जीरो ग्रेविटी होगा तो ऑब्वियसली ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो ये जो फिक्स सपोर्ट है ये यहीं रह गया, और ये क्यू जीरो ग्रेविटी के कारण यहां आ जाएगा और ये क्यू यहां आ जाएगा। अब दोनों का लेंथ एल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l होगा, ठीक। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स? ऑब्वियसली ये एंटी पैरेलल हो गए तो थीटा विल बी 180 डिग्री। पहला। दूसरा पार्ट क्या मिला? व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट, तो टेंशन फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों पे चार्ज आइडेंटिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 2l का होल स्क्वायर। इतना टेंशन हो जाएगा। आ गए समझ में? तो जैसे हम लोग पहले एनालिसिस पढ़ते तो वही है यहां पर। देखो एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स विल बी 180 डिग्री, टेंशन का वैल्यू यही हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन का लेंथ नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि 5 मार्क्स में तो हमको काफी लिखना है, मैथमेटिकल पार्ट है। अब कहता है द डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट diagrammatically represent the position of the डायग्राम के फॉर्म बनाना। इफ द डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन बोथ द केसेस। आपको डाइपोल का स्टेबल अनस्टेबल पोजीशन फिगर में ड्रॉ कर देना है और आपको दोनों कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क को डिराइव कर लेंगे। तो एक डाइपोल को हम लोग प्लेस कर देंगे इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर दिया। अब ये डाइपोल एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई, नेगेटिव चार्ज कितना करेगा माइनस क्यूई। दोनों का फोर्स निकाल लेंगे, नेट फोर्स 0। टॉर्क के एक्सप्रेशन निकालने के लिए फोर्स पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हम लोग डाइपोल लेंथ है, ये हम अपने एनालिसिस में कर देंगे कि ये एंगल थीटा है, तो ये 2a साइन थीटा हो गया। अब यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू लिख देंगे फोर्स, तो फोर्स हमारा क्या है भाई क्यूई है, और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। यहां से ये q इंटू 2a लिख दिया, कैरी किया e साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट p e साइन थीटा। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e लिख देना। यहां तक हमको डिराइव कर देना है। अब उसके बाद हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हम डाइपोल मोमेंट दिखा देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऐसे दिखा देंगे। अब ये दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया, तो लिख देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां से टॉर्क का वैल्यू हमारा पीई साइन 0 डिग्री, ये एक एडिशनल पार्ट। दूसरा हमारा फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा,
फील्ड ऐसे लिखेंगे। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल, तो ऐसे डाइपोल का फिगर ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। यहां पर लिख देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क का वैल्यू हो गया P साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। इतना पार्ट हम लोगों को कर देना है। तो देख लो यही चीज हमारा पूरा एक्सप्रेशन में आ जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, और फिर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करके लिख भी देंगे। आगे समझ में? अब यहां पर कहता है स्टडी द ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में यहां पर एक ग्राफ है। अब कहता है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 0 एंड आर लेस देन एंड इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा आर का वैल्यू 0 कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है लेस देन ए का, ये वाला कंडीशन ग्रेटर देन ए का है। अब इसका मतलब यहां पर हमको क्या एनालिसिस मिला, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस आर के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो पहला एक्सप्लेनेशन, कब? जब आर इज इक्वल टू ए हो और लेस देन ए हो। तो इन दोनों को मिला के हम लोग इनइक्वालिटीज ये लिख देते हैं। अब आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी ए, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये मैक्सिमम है, तो ये हम लिख देंगे E विल बी मैक्सिमम। अब R ग्रेटर देन A आ जाएंगे, तो A के ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट मींस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आगे समझ में? इतना ही हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह का लॉन्ग टाइप का हमारा यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए सॉल्यूशन में भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस लीनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई कहाँ हो गया, मैक्सिमम हो गया एट आर इज इक्वल टू ए, ग्रेटर देन ए 1/r स्क्वायर, क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक सी में कहता गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन एग्जिबिट द एबव स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा हम लोगों को सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में भी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारा ये पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाएगा।